Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So friends, last time we were discussing about the functions of management, in which we learned about the planning, organizing, directing and controlling. Today we will learn about another function of management, that is coordination. So let's get started. What is coordination? Coordination is the unification, integration, synchronization of the efforts of group members so as to provide unity of action in the pursuit of common goals. अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोऑर्डिनेशन से ही आपको क्या पता चल रहा है कि ये यूनिफिकेशन है। यूनिफिकेशन क्यों है? क्योंकि ये यूनाइट कर रहा है, ठीक है, वो मिला रहा है, किसको इंटीग्रेट कर रहा है, एक दूसरे से लिंक कर रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है, यानी सारे प्रोसेस आपके एक साथ हो रहे। और क्या कर, अब ये किनको मिला रहा है, किनको सिंक्रोनाइज कर रहा है? एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप मेंबर्स, जो ग्रुप मेंबर्स के एफर्ट्स हैं। तो कोऑर्डिनेशन में बेसिकली क्या होता है, मैनेजमेंट में जो हम लोग अपना प्लानिंग का काम कर लेते हैं, हम लोग गोल सेट कर लेते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग अपने डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद आता है डायरेक्टिंग, जहाँ पे हम लोग काम को सही दिशा देते हैं, प्रॉपर तरीके से काम कराते हैं। फिर अगर काम में कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेक करते हैं कंट्रोलिंग के थ्रू और उसको करेक्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं, जो भी लोगों का काम हो रहा है, उनको जो हम लोग जोड़ के रखते हैं, उसको एक साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, उसको यूनिफिकेशन उसका करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, उसको लिंक करते हैं आपस में। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन होता है। अब इसका पर्पस क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्यों करते हैं हम लोग को, क्यों ज़रूरी होता है? टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन, ताकि एक्शन की यूनिटी रहे एंड इन द परसूट ऑफ कॉमन गोल्स। अभी कॉमन गोल्स की बात हुई, जब भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बात आती है और जब भी हम लोग के तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा कि सबके गोल्स अलग अलग होते हैं, जितने इंडिविजुअल्स है उतने तरीके के गोल्स होंगे। तो अब हम लोग का मेन फोकस क्या है, हम लोग को तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है, और ऐसे अचीव करना है कि जो इंडिविजुअल गोल्स है वो भी मिल जाए हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स है तो उसको हम लोग प्रॉपर एक डायरेक्शन में जो है वो डायरेक्ट करेंगे, और ऐसे इंटरलिंक्ड करेंगे, ऐसे उनको इंटीग्रेट करेंगे कि जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हो जाए, और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके भी जो गोल्स हैं, जो उनके भी बेसिकली उनका भी कुछ ऑब्जेक्टिव है अपने करियर को लेके, ये सारी चीज़ें भी साथ में सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। फिर इट इज़ नेसेसरी टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है? किसी भी तरीके की जो कॉन्फ्लिक्ट आती है, क्योंकि जहाँ पे इतने तरीके के लोग होते हैं, जहाँ पे इतनी चीज़ें होती हैं, इतने डाइवर्सिटी के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, अलग अलग जो है एज ग्रुप के हैं, अलग जेंडर के हैं, तो इतने लोगों को क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली आएगा। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट, जैसे हम लोग ने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा अगर हो तो अच्छा होता है, क्योंकि उससे ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलप करती है, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो तो ऑर्गेनाइजेशन जो है सफ़र करेगी। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन ही हेल्प कर सकता है। अगर हम लोग उनके कामों को प्रॉपर इंटीग्रेट करेंगे, उनके बीच में एक जो रिलेशनशिप है, उनके बीच में जो रिलेशन है, उसको एक प्रॉपर तरीके से अगर चैनलाइज करेंगे तो हम लोगों को जो है बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो अच्छे तरीके से हमें अचीव हो पाएगा, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी कोऑर्डिनेशन को इसीलिए मैनेजमेंट का एसेंस भी कहा गया है, ठीक है ना। जैसे एसेंस क्या क्या काम, एक्सट्रैक्ट होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो मतलब जो मेन इंग्रेडिएंट अगर आप कह सकते हो, तो मैनेजमेंट का भी मेन इंग्रेडिएंट कोऑर्डिनेशन है। अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपके प्लानिंग का फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब बेकार हो जाएगा। बिकॉज कोऑर्डिनेशन तक आप काम को इंटरलिंक्ड नहीं करोगे, एक दूसरे से जोड़ोगे नहीं, तो आप उसको चैनलाइज कैसे करोगे, आपका प्लान इफेक्टिव कैसे होगा। और डिपार्टमेंट्स तो बनने का सवाल ही नहीं होता कि डिपार्टमेंट्स के बीच में इंटीग्रेशन नहीं है, हार्मोनी मेंटेन होके नहीं चल रही है। अब कोऑर्डिनेशन के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ रिलेवेंट ओनली फॉर ग्रुप एफर्ट्स। डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन के लिए देयर मस्ट बी 2 और मोर ग्रुप्स, और देयर मस्ट बी 2 और मोर पीपल। सो बेसिक फीचर में आपके ये हो गया कि कोऑर्डिनेशन में आपको जो है ग्रुप होना ही चाहिए। सिर्फ एक अगर इंडिविजुअल है तो उसमें कोऑर्डिनेशन की तो बात ही नहीं होती।
फिर इट इज़ कंटिन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैनेजमेंट में हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो उसी तरह से कोऑर्डिनेशन भी जो है कंटिन्यूअस होगा, हमेशा होगा। मैनेजमेंट हमेशा होता है, प्लानिंग हमेशा होता है, ऑर्गेनाइजिंग हमेशा होता है, सारे मैनेजमेंट फंक्शन हमेशा होते हैं। तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यूअस रहेगा। और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन चेंज होगा वैसे वैसे वहाँ की पॉलिसीज बाकी सारी चीज़ें चेंज होंगी, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन का जो तरीका है दैट विल ऑल्सो change. So next one is integrate individual efforts with a total process to achieve organizational goals. तो अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं और इंडिविजुअल के जो गोल्स होते हैं, उनके एफर्ट्स होते हैं, उनको इकट्ठा करके क्या करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है हम लोग क्या करें, अचीव कर पाएँ। फिर आता है वन ऑफ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, तो हु विल मेंटेन द कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो कोऑर्डिनेशन ये कौन मेंटेन करके चलेगा, ये मैनेजर मेंटेन करके चलेगा, ठीक है। हायर द डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, हायर द पॉसिबिलिटी ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब जितना ज़्यादा डिग्री है कोऑर्डिनेशन की, जितना अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो रहा है उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बात है कि ऐसा नहीं है सिर्फ कोऑर्डिनेशन ही है तो आपकी प्लानिंग वगैरह अच्छी नहीं तो काम अच्छे से हो जाएगा। प्लानिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हो, जो भी मैनेजमेंट फंक्शन आप कर रहे हो, उसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन और अच्छे से हो। कोऑर्डिनेशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर इट इज़ इंट्रेंसिक टू मैनेजमेंट। अब इंट्रेंसिक क्यों है, क्योंकि ये मैनेजमेंट में जैसे आपके दो टर्म्स होते हैं, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो क्या करता है, ये आपको मैनेजमेंट में हारमोनी लेके चलने के लिए बोलता है, ठीक है। जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके बीच में हारमोनी करना है, उनके ग्रुप एफर्ट्स को स्ट्रीमलाइन करना है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन गोल आपको अचीव हो सके, ठीक है। तो इसीलिए इंट्रेंसिक फंक्शन हुआ, ठीक है। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के मतलब आउटर पार्ट को नहीं हेल्प कर रहा है, इंटीरियर को, मतलब जो आपके इनर पार्ट्स है उनको हेल्प कर रहा है, उनको टारगेट कर रहा है, ठीक है, उनको इंटरलिंक्ड कर रहा है। इट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, ये ऑटोमेटिकली भी होता है क्योंकि अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग हैं, एक मैं हूँ एक आप है, तो हम दोनों की भी अगर हम लोग साथ में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में एक अल्टीमेटली एक क्या होगा, ऑलरेडी एक जो है लिंक बन जाएगा, ठीक है ना। और बाद में तो ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स होते हैं वो तो एक लिंक बैठा के चलते हैं, वो हमारे काम को इंटीग्रेट करेंगे और बाकी कुछ जो है वो अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए ये ऑटोमेटिक प्रोसेस भी होगा, ठीक है। तो ये आपके बेसिक फीचर्स हैं कोऑर्डिनेशन के। अब आता है कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ड्यू टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप देखोगे कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इतने बड़े बड़े होने लगे, मतलब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अलग अलग आपके डिपार्टमेंट्स है, एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, उसमें भी इतने डिविजन्स होते हैं, फिर डिपार्टमेंट्स होते हैं, इतनी सी चीज़ें होती हैं। तो अभी क्या होगा कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो चीज़ें ओवरलैप होने लग जाएंगी, क्योंकि एक पता चला एक डिपार्टमेंट आपका एक चीज़ देख रहा है, उसी चीज़ को दूसरा डिपार्टमेंट संभाल रहा है, और कोई ऐसी चीज़ रही कि आपको संभालना है लेकिन एक डिपार्टमेंट सोचेगा नहीं यार वो तो कर रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत, और पता चला कि दूसरा डिपार्टमेंट भी यही सोच रहा है, वो काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कि काम में कोई मिक्स ना हो, ओवरलैपिंग ना हो, कोई काम छूट ना जाए, इसलिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। फिर नो इज फुल एटीट्यूड ऑफ द स्पेशलिस्ट वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप देखोगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कुछ ऐसे जो है स्पेशलिस्ट होते हैं, जो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उनके पास ऐसा एटीट्यूड होता है, मतलब जिनको आप अक्सर देखोगे जैसे लगता है उनको सारी चीज़ें पता होती हैं, अक्सर होता है ना। तो अभी क्या होगा कि अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो किसी और डिपार्टमेंट में भी किसी को कोई ज़रूरत है, किसी को कोई हेल्प चाहिए, किसी को कोई डिसीजन में लेने में कोई राय चाहिए, कोई जो है बेसिकली सलाह चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो इन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन, इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बनने लगे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो जहाँ डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे काम को प्रॉपर तरीके से कराने के लिए, प्रॉपर तरीके से उसको चैनलाइज करने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। फिर आता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। अभी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी यूनिट्स होती हैं, जितने भी आपके डिवीजन डिपार्टमेंट जितनी भी चीज़ें होंगी ना, ये सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे अगर मार्केटिंग में आपको कोई नया प्रोडक्ट लाना है
आपको प्रोडक्ट लाना है तो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कंसल्ट करोगे, वो उसका प्रमोशन का काम करेगा। लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी चीज़ों को क्या करेगा, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उसको प्रोडक्शन वो कैसे करेगा, क्योंकि वो उसको पहले ये चाहिए कि कितना उसको प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, तो इसलिए वो रिसर्च डिपार्टमेंट को जो है कंसीडर करेगा, उनसे कंसल्ट करेगा। तो आप देखो कि सारे लोग एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है ना, एक दूसरे पर डिपेंड मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर आश्रय मतलब देते हैं बेसिकली, सॉरी डिपेंडेंट रहते हैं। तो आप देखोगे कि जो है ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस होगी कोऑर्डिनेशन की। वो लोग एक दूसरे से बात करके ही प्रॉपर तरीके से इंटरलिंक करके इंटीग्रेट करके ही उस चीज़ का हल निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी इम्पोर्टेंस है, ये ज़रूरत है बेसिकली कोऑर्डिनेशन रखने की ऑर्गेनाइजेशन में। अभी बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो आपको ये देखो कि एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो अभी इंटरनल यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एक्सटर्नल हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो गया वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल। तो इसको अब कैसे, अब देखो अभी हम लोग एक एक करके बात करते हैं। अब वर्टिकल का क्या मतलब हुआ, ये ठीक है। तो अब वर्टिकल कोऑर्डिनेशन मतलब क्या हुआ, जाहिर सी बात है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है। अब चाहे ये ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर हो, ठीक है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो वर्टिकल से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हायरार्की की बात हो रही है कि जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं और उनके और जो हमारे वर्कर्स हैं, इनके ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ये आपका वर्टिकल कोऑर्डिनेशन हुआ। अभी मान लो दो डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, ठीक है, एक यहाँ का वर्कर, एक यहाँ का वर्कर है, एक यहाँ का मैनेजर, एक यहाँ का मैनेजर है। तो अब क्या होगा कि इनके बीच में एक मतलब कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ठीक है, ये वर्कर के बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ये मैनेजर के बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसे रिलेशन बन रहा है, ठीक है ना। तो ये जहाँ पे ऐसे रिलेशन बन रहा है वो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे वर्टिकल की बात होती है वहाँ हायरार्की में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल की बात आती है तो पीयर ग्रुप यानी जो एक ही जैसे पोस्ट पे हैं, एक ही जैसे डेजिग्नेशन पे, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है बेसिकली वो आपका हुआ हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। अब इसके बाद आता है सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल। तो सब्सटेंसिव डायमेंशन क्या होता है बेसिकली कि जहाँ पे ये डिसाइड होता है कि व्हाट टू डू, क्या करना है, और प्रोसीजरल वो हो गया कि हाउ टू डू, क्या कैसे करना है। तो अब इनके ये जो भी जितने लोग हैं, जो लोग ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू डू, क्या क्या करना है सब्सटेंसिव वाले, तो ये आपका वहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेशन होता है वो सब्सटेंसिव कोऑर्डिनेशन होता है। और प्रोसीजरल से पता चला प्रोसीजर यानी कि कैसे करना है, तो इससे लिंक्ड जितने लोग होते हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा प्रोसीजरल कोऑर्डिनेशन। सिंपल है, बहुत आराम से आपको इस वर्ड से ही पता चल जाएगा। फिर आता है एक्सटर्नल की बात। तो एक्सटर्नल जैसे मैंने बात की बाहर, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, तो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कौन से लोग होते हैं, आपके इन्वेस्टर्स हो गए, फ्रांसेस हो गए, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, मीडिया हो गई, पब्लिक हो गई। तो ये जितने लोग हैं इन लोगों से जो हम लोग को कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, वो होता है आपका एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सब कोऑर्डिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में भी आपको फिर फर्दर डिवाइड किया गया वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल और सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल, ठीक है। तो यह सब क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आपको अगर रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर आपको दे दूँगी। फिर आता है टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। अब हम लोग ने कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया, ये पढ़ लिया कि कैसे होना चाहिए, सॉरी मतलब क्या इसके टाइप्स हो गए, क्या इसकी ज़रूरत है। अब इसमें पढ़ना है कि कैसे हो, ठीक है। अगर एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन करना है कि आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो तो वो कैसे करेंगे हम लोग। तो पहला होता है इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस to subordinates by defining the authority of subordinates, their functions and timing in crystal clear manner। अब देखो कि जब सब ऑर्डिनेट्स होते हैं ना, तो सब ऑर्डिनेट्स को आप काम कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं उनके काम को, कि जब आप उनको ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस दो तो वो आप उनको प्रॉपर तरीके से दो, उनको क्रिस्टल क्लियर मैनर में दो, उनको साफ साफ वो चीज़ें क्लियर हों कि उनको क्या करना है, उनके फंक्शन क्या है, टाइमिंग क्या है। तो इसी से प्रॉपर तरीके से काम होगा। अगर किसी को अगर मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई मीटिंग आप रख रहे हो और किसी को नहीं पता है कि आपने 10 बजे मीटिंग रखी है और सही से नहीं पहुंच रही इन्फॉर्मेशन आपको
आपने इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं दिया तो क्या होगा, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सब मीटिंग के लिए अलग अलग टाइम पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है कि जो आप ऑर्डर देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो, वो सबऑर्डिनेट्स को आप प्रॉपर तरीके से उसको क्लियर करो, अच्छे से उनको समझा दो कि हाँ उनको क्या करना है, उनका काम क्या है, उनको टाइमिंग क्या है और उनकी अथॉरिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी एक प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा। फिर आती है ओपनिंग फ्री कम्युनिकेशन चैनल टू हैव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, प्रॉब्लम्स, प्रपोजल्स एंड सॉल्यूशंस। अभी जहाँ पे अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है तो वहाँ कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है? तो डेफिनेटली अगर एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन चाहिए तो वहाँ अपने कम्युनिकेशन चैनल को ओपन रखो, जिससे कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने लोग हैं वहाँ पे काम करते हैं, वो अपने आइडियाज़ को, अपनी प्रॉब्लम्स को जो है शेयर कर पाएँ। और अगर कोई उनके पास भी प्रपोजल है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास है, तो आप उनको ज़रूर सुनो, ठीक है ना। फिर आता है कंडक्टिंग स्टाफ मीटिंग इफेक्टिवली। अभी हमें क्या करना है, हमें जब भी कोऑर्डिनेशन की बात आती है तो हमेशा एक स्टाफ मीटिंग कंडक्ट करना चाहिए, रेगुलरली रहे वो, और साथ में ऑर्गेनाइज दे विल सर्टनली ब्रिंग बेटर कोऑर्डिनेशन। अगर हम लोग कंडक्ट करेंगे, स्टाफ मीटिंग इफेक्टिवली करेंगे, हमेशा रेगुलर करते रहेंगे, तो वो एक बेटर कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आएगी। क्योंकि हम मीटिंग कर रहे हैं तो हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं आइडियाज़, अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, प्रपोजल्स रख रहे हैं, डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन बेटर तरीके से होगा। फिर आता है एन ओपन फोरम फॉर डिस्कशन विल हेल्प आउट इन बेटर कोऑर्डिनेशन। इफ देयर इज एन ओपन फोरम for discussion, so employees will get the chance to share their ideas if they have any problems related to the process or procedure of the company, और तो वो क्या कर सकेंगे, they can share it easily, and if उनके पास भी अगर कोई grievances हैं, कोई conflict हो रहा है, तो यू विल गेट टू नो दैट, एंड आप कोऑर्डिनेशन कर पाओगे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको हटा करके, राइट। सो फिर आता है अपॉइंटिंग स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि योर मैनेजर इज़ नॉट एबल टू इज़ नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड, और ही और शी इज़ नॉट एबल टू हैंडल दोज कोऑर्डिनेशन प्रोसेस, so you can also appoint the special coordinators। आप बाहर से भी अपॉइंट कर सकते हो कोऑर्डिनेटर्स, ओके। दे आर मोर एक्सपीरियंस एंड दे हैव लाइक उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे रियल लाइफ चैलेंजेस फेस किए होते हैं, तो आप उनको अपॉइंट करोगे तो मे बी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सकता है, एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। Next thing is modifying functioning of every department such that it automatically coordinates with other departments. So you have to modify the functioning of the departments. Like सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा तरीका है, जैसे कि आपकी जो भी डेट है आप उसको सिस्टम में फीड करके रख दो, तो इससे क्या होगा कि जब भी कोई काम करने जाएगा एंड इफ़ दे विल क्लिक ऑन एनी ऑफ द फाइल, दे विल गेट टू नो ऑल द इन्फॉर्मेशन। और इससे बेनिफिट क्या होगा कि उनको पता रहेगा कि ऑलरेडी ये काम किस डिपार्टमेंट में बटा हुआ है, वहाँ पे चल रहा है, या कितने आपकी प्रोडक्शन करने ही ऑलरेडी, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, तो कब तक ये प्रोडक्शन जाना है, तो जितने और कितना सा बजट है, सारी चीज़ें जो है अगर आपने आपस में जो है इंटरलिंक करके एक सिस्टम में फीड कर दिए, एक जो है कॉमन डेटाबेस बना दिया, तो वहाँ से सबको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो ऑटोमेटिकली उनके बीच में एक अच्छा जो है कोऑर्डिनेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपकी बेसिकली टेक्निक्स थे एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए, जिसमें आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एक ओपन चैनल रखो कम्युनिकेशन के लिए, एंड यू शुड कंडक्ट द स्टाफ मीटिंग, ऑल्सो यू शुड इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू ऑल द सबऑर्डिनेट्स इन क्रिस्टल क्लियर मैनर, एंड यू कैन ऑल्सो अपॉइंट द स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जिससे आप इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कर सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट इज एसेंशियल्स फॉर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के लिए एंड क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट क्लैरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसे कि अभी बताया कि सारी जिनकी अथॉरिटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो उनको पता होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है क्लियर होना चाहिए। यानी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, दे शुड नो हाउ मैनी डिपार्टमेंट्स आर देयर, हाउ मैनी डिविजन्स आर देयर, एंड दे शुड नो देयर अथॉरिटी, दे शुड नो व्हाट दे हैव टू डू, उनको क्या काम करना है, ये चीज़ उनको जो है वो पता होना चाहिए, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए, उनको ये भी पता होना चाहिए कि इफ़ दे विल नॉट बी एबल टू डू द वर्क, तो वो गाइडेंस के लिए किसके पास जा सकते हैं, एंड इफ़ दे विल नॉट डू द वर्क, तो उनकी किसकी लायबिलिटी होगी, किसकी जवाबदेही होगी, राइट। तो ये एसेंशियल है
आपके इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के लिए। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट क्लैरिटी इन वर्क प्रोसीजर्स, जो भी आपके काम करने का तरीका है वो क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि उन लोग एक दूसरे से जो है वो कम्युनिकेट कर पाएँ, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शेयर कर पाएँ, एंड इफ़ दे हैव एनी आइडिया दे कैन शेयर इट ऑल्सो, राइट। एंड प्रॉपर फीडबैक आपको लेते रहना है, बिकॉज फीडबैक आप लोगे तो किसी भी लाइक कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी वजह से काम प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो आपको पता चलेगा, जो भी लूप होल आ रहा है आप उसको करेक्ट कर सकते हो, राइट। फिर आता है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। आपको ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मेंटेन करके चलना है जैसे कि आपको बायसनेस नहीं रखनी है, आपको जेंडर, रेस और इन सब के आधार पे आपको डिफरेंस नहीं करना है लोगों के बीच में। आप वहाँ पे रखोगे टीम वर्क को, थोड़ा सपोर्ट करोगे, तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आप जितना अच्छा मेंटेन करके चलोगे उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, राइट। तो ये आपके एसेंशियल्स हो गए कोऑर्डिनेशन के। फिर आता है लास्ट आपका प्रिंसिपल्स हैं कोऑर्डिनेशन के, जिसको दिया था मैरी पाकर फोलेट ने। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो आपको नाम है ये बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। आप इनको कहीं पे एक जगह नोट करके रख दो, बिकॉज एग्जाम्स में इस तरह के नाम बहुत आते हैं, आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, इतने नाम उसमें आपको मिलेंगे। तो यू शुड रिमेंबर ऑल द नेम्स, यू शुड रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स, स्टेप्स, और ठीक है, आपको पढ़ के ही जाना है। तो प्रिंसिपल्स कोऑर्डिनेशन के किसने दिए थे? मैरी पाकर फोलेट ने, और इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स किए थे, बाद में 2 और ऐड हुए थे, जिसमें सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कोऑर्डिनेशन कब होगा कि जब लोग एक दूसरे से बात कर पाएंगे, इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो वहाँ पे एक डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। बिकॉज मान लीजिए मैं हूँ, इफ़ आई एम अ वर्कर इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और मेरा डायरेक्टर है, हम लोग के बीच में कोई भी बात नहीं हो रही है, मतलब हमारे जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है तो हमारे डायरेक्ट तो कॉन्टैक्ट हो नहीं रहा है, तो हम लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर यही मेरे ऊपर कोई सुपरवाइजर है तो मेरा उससे जो है कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरा उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, क्योंकि मेरी सारी बातचीत उसी से होती है, सारी चीज़ें मैं उसी को रिपोर्ट करती हूँ, इन्फॉर्म करती हूँ, एंड वही मुझे इंस्ट्रक्शंस देता है। तो हम लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बेटर होगा बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। Okay, so it is necessary to maintain the direct contact. Second thing is that coordination at early stage. कोऑर्डिनेशन आप ऐसा नहीं होगा कि अचानक से जाके एकदम से आप सही कर दो, कि जब आपका ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है तो उसी टाइम से आपको धीरे धीरे जैसे ही आपके डिपार्टमेंट्स बनने लग जाते हैं, आपको उनके बीच में एक इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलेगा, कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जब तक ऑर्गेनाइजेशन है आपको कोऑर्डिनेशन सबके बीच में लेकर के चलना पड़ेगा। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक्स। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चेंज होती रहती है, उसी तरह से जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का जो आपका प्रोसेस है, जो तरीका आपको यूज़ कर रहे हो आप, उसको आपको टाइम के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग, जो कोऑर्डिनेशन का है कि वो जो है आपको ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस है वो आप प्रॉपर टाइम पे करो। मतलब ऐसा नहीं है कि जो है आप पहले आपका कोई प्रोडक्शन जैसे कि हो रहा है उसमें ऑलरेडी वेस्टेज हो चुका है, उसके बाद आप कोऑर्डिनेट करो, कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि प्रोडक्शन होने वाला है तो उससे पहले कोऑर्डिनेट कर लो, तो किसी भी तरीके की ओवरलैपिंग, ओवर प्रोडक्शन या किसी तरीके का वेस्टेज जो है वो नहीं होगा। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर इन्वेंट्री डिपार्टमेंट स्ट्रांग नहीं है, वहाँ पे बजटिंग प्रॉपर नहीं हुई, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं करेगा। फिर एचआर डिपार्टमेंट अगर प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयज़ जो है नहीं हायर करेगा तो वो मार्केटिंग अच्छा नहीं कर पाएंगे, फाइनेंशियल डेटा सब प्रॉपर तरीके से नहीं रख पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के ऊपर जो है वो जो डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, काम करने का जो तरीका होता है वो हमेशा एक दूसरे को इफेक्ट करता है, राइट। तो ये आपके प्रिंसिपल्स हो गए कोऑर्डिनेशन के, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कोऑर्डिनेशन एट अर्ली स्टेज, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है। तो ये आपका ओवरऑल हो गया प्रिंसिपल। तो कोऑर्डिनेशन में टोटल आपका ये था। तो आपके जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है बेसिकली ये सारे आपके कंप्लीट हो गए। एक बाकी रहता है आपका कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन जो है मैं आपको वो थोड़े दिन बाद बताऊंगी, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है यूनिट बेसिकली शुरू करेंगे, बिकॉज कम्युनिकेशन जो है आपका वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही पार्ट है, तो उसको हम लोग इकट्ठा जो है उससे डिस्कस करेंगे, और उसके जो भी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे।
तो अब ये वीडियो आपको कैसी लगी, तो प्लीज़ आप अपने जो व्यूज़ और फीडबैक बिल्कुल शेयर करो, बिकॉज फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट, राइट? एंड यू प्लीज़ hit the like button if you like this session, and share and subscribe for the upcoming topics. Thank you so much guys. I hope you like the channel. Take care. Bye bye.